चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट करिकुलम चेंज। अब करिकुलम की थीम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से कारक हैं जो पाठ्यचर्या में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब आप जो पढ़ते हैं उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, फिलोसॉफिकल फैक्टर्स, सोशोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट करते ही हैं प्रभावित। पॉलिटिकल कंसर्न या नेशनल प्रायोरिटीज, नेशनल प्रायोरिटीज, और रिलीजियस एफिलिएशन या स्टेक होल्डर नीड एंड एस्पायर। अभी स्टेक होल्डर क्या चीज है, देखिए स्टेक होल्डर, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेक होल्डर दो तरीके के हम मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, और प्राइमरी स्टेक होल्डर वो होते हैं जो क्लासरूम के अंदर हैं। क्लासरूम के अंदर है टीचर और स्टूडेंट, वो प्राइमरी स्टेक होल्डर है। उसके अलावा पेरेंट्स, आपके स्कूल की अथॉरिटीज, एजेंसीज, स्टेट बोर्ड, सरकार जो वित्त पोषण करते हैं वो सारे सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, और इवैल्यूएशन, असेसमेंट, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इन दोनों स्टेक होल्डर्स के लिए है। लेकिन जब भी ग्रास रूट लेवल की बात आएगी, जब भी फॉर्मेटिंग असेसमेंट की बात आएगी, जब भी, तो हमेशा हम प्राइमरी स्टेक होल्डर को ध्यान में रखेंगे। ये थंब रूल है, ये ध्यान रखिए। ए हुआ, सी हुआ और ई हुआ। ए सी ई हमारा चॉइस नंबर 2 है बेटा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटीज विल बी कंसिडर्ड मोस्ट रिलेवेंट फॉर डेवलपिंग करिकुलर फ्रेमवर्क इन राइटिंग स्किल। ध्यान रखें, उसने पूछा क्या है, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल का करिकुलर फ्रेमवर्क, किसी भी तरीके का करिकुलर फ्रेमवर्क हो, चाहे राइटिंग स्ट्रेटजीज का हो, चाहे होम साइंस का हो, कहने का मतलब चाहे कॉग्निशन से रिलेटेड हो या परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो। ठीक, क्या होगा, किसी भी तरीके का करिकुलर फ्रेमवर्क, कंस्ट्रक्ट, रिफ्लेक्ट, कम्युनिकेट, कंस्ट्रक्ट एंड एसेस, प्लान, एसेस, बिल्ड एंड रिकंस्ट्रक्ट। प्लान, कंस्ट्रक्ट, कम्युनिकेट, रिफ्लेक्ट एंड एसेस। रिफ्लेक्ट सबसे लास्ट में आएगा या रिकंस्ट्रक्ट सबसे लास्ट में आएगा, ये ध्यान रखिए। फॉर्मुलेट, कंस्ट्रक्ट, प्रिपेयर, ये गलत हो गया। चौथा थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था, दूसरा थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था। करेक्ट आंसर जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आप एक बार आईईपी जरूर पढ़ लीजिएगा। ये आज का पहला होमवर्क है आपका। आईईपी आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके इंक्लूसिव एजुकेशन की या स्पेशल एजुकेशन की यूनिट से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। करिकुलम कंस्ट्रक्शन से भी उसका बहुत लेना देना है। तो आईईपी आपका पहला होमवर्क है पढ़ने के लिए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। दूसरा एस मैं पूरा लिख देता हूं, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज ये भी पढ़ लीजिएगा एक बार। और स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज और आईईपी तो खैर छोड़ दीजिए, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज को आपको आरपीडब्ल्यूडी 2016 के तत्वावधान में कौन कौन सी स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज की ब्रॉड कैटेगरीज हैं ये पढ़ना है आपको। ठीक है जी, और उसके अलावा अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है, इसी पर मुझे ध्यान आ गया, अभी मैं एक और बैच में क्लास ले रहा था। ठीक है जी, आप मुझे ये बताइए कि एक शब्द आप सुनते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, एक चीज और, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज आरपीडब्ल्यूडी 2016 और एनईपी 2020। चलिए इस पर आ जाइए। लर्निंग डिसेबिलिटीज आज की डेट में वैलिड वर्ड है या नहीं, या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, कौन सा वर्ड बेटर है, कौन सा वर्ड इसमें लीगल वर्ड है, कौन से वर्ड का मीनिंग है, लर्निंग डिसेबिलिटीज या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। तक मेरे ध्यान में आई, मैंने सीखी और वो मैंने आपको सोचा बता दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नोबडी प्लान्स टू फेल बट फेलियर रिजल्ट्स फ्रॉम ए फेलियर टू प्लान। कि भाई कोई भी असफल नहीं होना चाहता, लेकिन योजना ना बनाने के कारण असफलता मिलती है। राइट,
द connotative meaning of this may be more appropriately given by which of the following related areas of curriculum development. करिकुलम डेवलपमेंट के कौन सा एरिया है, ठीक है, किस संबंधित क्षेत्र द्वारा इसे क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त रूप से संबंधित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है, नीड असेसमेंट की बात हो रही है, ठीक, कि आपकी प्लानिंग वेल नहीं है, समझ रहे, नॉट स्पेलिंग आउट नीड्स एंड रिलेटेड इश्यूज, आवश्यकता और उनसे संबंधित मुद्दों को स्पष्ट न करना, लैक ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, लैक इन रिपोर्टिंग रिसोर्सेस, नॉट मेंशनिंग इंटेंडेड आउटकम्स इन एडवांस। ठीक, नॉट स्पेलिंग आउट द नीड्स एंड रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। Which of the following is to be placed at the peak of curriculum triangle? Curriculum triangle. While effecting a change, instructional objective change, learning experiences change, time perspective change, या evaluation of learning outcomes. Curriculum change में टीचर, लर्नर, सिंपल चीज है, और यहां पर अपन रखते हैं कंटेंट कि भाई इसके द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहां पर जितने भी चेंजेस होंगे वो चेंजेस मैथडोलॉजी से, यूज स्ट्रैटेजी से, टेक्निक से रिलेटेड हो सकते हैं। यहां पर जितने भी चेंजेस होंगे वो उसकी एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स, नीड्स असेसमेंट से रिलेटेड होंगे। यहां पर जितने भी होंगे चेंजेस, और जब हम ये तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, अब सपोज करिए हम छठी की क्लास चेंज, छठी की मैथ की किताब चेंज हो रही है, ठीक है, तो कंटेंट से रिलेटेड, कंटेंट में मेन चेंज हो रहा है, तो जितने भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो इससे रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है। समझ में आई चीज, ठीक। तो सवाल क्या था अपना, करिकुलम ट्राइंगल हो गया, वाइल इफेक्टिंग ए चेंज, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स उत्तर होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट पे चले भाई, आ जाइए। देखिए हम करिकुलम पर ही अभी टिके हुए हैं, ठीक है। देखो, इन इंश्योरिंग सस्टेनेबल करिकुलम चेंज एंड इंप्रूवमेंट, sustainable curriculum change and improvement whose role is crucial in Indian context, context है ये, ठीक है। साधारण पाठ्यचर्या परिवर्तन करिकुलम चेंज से ही रिलेटेड है, अभी तक चेंज के मॉडल नहीं लिए मैंने, और सुधार सुनिश्चित करने में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका निर्णायक होगी। रोल ऑफ स्टूडेंट्स फीडबैक, विद्यार्थियों की जो प्रतिपुष्टि है उसकी भूमिका, टीचर का फीडबैक, माता पिता का फीडबैक, एजुकेशनल अथॉरिटीज और पब्लिक इन जनरल। पिछले सवाल में मैं आपको स्टेक होल्डर्स बता रहा था, है ना। देखो बेटा, ये सारे जितने भी हैं ये स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक, ठीक है। बताइए क्या होगा। वो कह रहा है, फिर से देखो एक बार सवाल, इन इंश्योरिंग सस्टेनेबल करिकुलम चेंज, करिकुलम चेंज तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबल, जिसको हम सस्टेन कर सकें लंबे टाइम तक, ठीक है, एंड इंप्रूवमेंट हुज रोल इज क्रूशियल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। अब देखो यहां पर आपको थोड़ा सा ना करेक्शन की जरूरत है अपनी थिंकिंग में, ठीक है। सबसे पहली चीज, स्टूडेंट का फीडबैक ज्यादा जरूरी है, टीचर का फीडबैक ज्यादा जरूरी है करिकुलम चेंज में, और किसका फीडबैक ज्यादा रिलायबल होगा, ज्यादा रिलायबल होगा। और इसमें कोई क्लास वगैरह नहीं लिखी हुई है, सारी क्लासेस शामिल हैं, प्राइमरी भी शामिल है, टीचर सबसे पहली चीज। बी, ठीक, पेरेंट्स का रिएक्शन ज्यादा मैटर करता है या एजुकेशनल अथॉरिटीज। अथॉरिटी जब हम कहते हैं तो हम कह रहे हैं SCRT, NCRT, राइट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, भागीदारी प्रोग्राम के तहत
जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, राइट। बी हुआ, डी हुआ रोल ऑफ पब्लिक इन जनरल। हमको टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट जो भी हैं उनको हम रोल ऑफ पब्लिक इन जनरल कह सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ प्रपंच करना है कि सावरकर को क्यों पढ़ाएं, ठीक है, सावरकर को क्यों पढ़ाएं, समझ रहे हो। हाँ, बीडी नहीं है, इसको कर लो बीडीई। ये गलत है, चौथे को बीडीई करो। फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एट द कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल। अब देखिए, हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हायर एजुकेशन की, ठीक है। फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एट द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द इंटेंशंस ऑफ यूजीसी। यूजीसी, ठीक है जी। अब हायर एजुकेशन और यूजीसी की क्या भूमिका है, ठीक। करिकुलम शुड बी लिंक्ड विद लाइफ सिचुएशंस। करिकुलम शुड बी चेंज्ड एवरी ईयर, इफ नॉट पॉसिबल एवरी 3 years. Curriculum should be content centric. Choice based credit system should form part of university curriculum. Semesterized curriculum provides more of meaningful engagement of the learner. हायर एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए in a school setup, emphasis is laid on giving a message that teacher alone is the knowledge resource. This is called. किसी विद्यालय व्यवस्था में यह संदेश देने पर बल दिया जाता है कि शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। इसे क्या कहा जाएगा? किस टाइप के करिकुलम से ये रिलेटेड है, बताइए। टीचर डायरेक्टेड, लर्नर सेंटर्ड, एक्सप्लिसिट करिकुलम या हिडन करिकुलम। आप कई बुक्स देखेंगे, एनटीए या यूजीसी का भी जवाब उठा के देखेंगे, उन्होंने बेटा इसका उत्तर हिडन करिकुलम दिया हुआ है। लेकिन क्या है हिडन करिकुलम, क्या होता है हिडन करिकुलम? अभी करेक्ट आंसर पर आएंगे। हिडन करिकुलम ये है कि बालक सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं सीखता, विद्यालय में बहुत सी वो चीजें भी सीखता है जो सिलेबस के तौर पर कागज पे पेन एंड पेंसिल में ब्लैक एंड व्हाइट में लिखी हुई नहीं है। ये सवाल जिस ऑप्शन की, जिस सिचुएशन की बात कर रहा है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टीचर डायरेक्टेड करिकुलम से। ये जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा बेटा, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, अब आपका होमवर्क, ठीक है जी, आपका होमवर्क ये है कि हिडन क्या होता है, नल करिकुलम क्या होता है। बाकी तो सब आप पढ़ ही लेंगे। टीचर सेंटर्ड क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड क्या है, सब्जेक्ट सेंटर्ड क्या है, डिसिप्लिन सेंटर्ड क्या है, ठीक। और करिकुलम चेंज के प्रोसेस को रिवाइज कर लीजिएगा। समझ में आ रही चीज? डन है इतनी चीज? नेक्स्ट पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द इमीडिएट कंसर्न विद रेफरेंस टू मॉडर्न सिनारियो। आधुनिक परिदृश्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा तात्कालिक ठीक दर्शाता है? Evaluating the curricular content at global level, designing curriculum according to each student, reconsidering the dimensions of already designed curriculum, keeping the theoretical curricular part at minimum level। सबसे ज्यादा मॉडर्न सिनारियो में इमीडिएट कंसर्न क्या है? एनईपी में कौन सा एक ऑप्शन में आपको झलक दिखती है? सरकार क्या करना चाह रही है? ठीक है जी,
क्यों 4 साल का कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है? क्यों 12th के बाद ही टीचर एजुकेशन, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, आईटी, ईपी, आईटी, वाईपी, जो भी नए कोर्स का नाम है, बीएलएड जिसको हम बोलते थे, क्योंकि सरकार क्या चाह रही है? सरकार टीचर्स एक्सपोर्ट करना चाह रही है। तो सबसे मेन कंसर्न मॉडर्नाइजेशन, देखो ध्यान रखो, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ये आज का मेन कंसर्न है। अब बताओ उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन ही, करिकुलम कंटेंट एट ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल, बहुत सी सरकारें अपने टीचर्स को बाहर ट्रेनिंग पे भेज रही हैं, ठीक है, उनको स्कॉलरशिप दे रही हैं। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम सिंगापुर में ऑलरेडी 4 साल का है, पिछले कई सालों से। टर्की में, इजराइल में 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है टीचर का। आप आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम? सिर्फ सामान्य आपसे पूछा है कि भाई पाठ्यचर्या की अवधारणा की सही व्याख्या कौन कौन से स्टेटमेंट करते हैं? करिकुलम को डिफाइन कौन कौन से स्टेटमेंट करते हैं, बताइए। करिकुलम इज ए हैंडबुक फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर। करिकुलम मीन्स ए रिलेवेंट सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। पहले तो हम बी पे टिक कर लेंगे, ठीक है, बी से बॉनी करेंगे स्टार्ट। करिकुलम हैज टू बी इन कॉन्सोनेंस विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। पाठ्यचर्या शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। उद्देश्य बदलते हैं तो पाठ्यचर्या में भी परिवर्तन आता है। सही जा रहा है स्टेटमेंट, ठीक है जी। Curriculum is a network of technique. Curriculum implies transactional as well as evaluation strategies. करिकुलम इज ए गाइड फॉर टीचर्स एंड इवेलुएटर्स। उनके लिए भी मार्गदर्शक है। पहले नीचे देख लें, 4 चाहिए, कितने चाहिए? अच्छा 4 चाहिए, तो चलो हम एफ को भी ले लेते हैं, बी, सी, ई और एफ। बताओ मैंने सही किया कि नहीं किया? ठीक है। SIP model of curriculum, which of the following is based on interactive modes of relationships? कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस या प्रोडक्ट। ये सिप की फुल फॉर्म है, CIPP। खास तौर से जिनका 38 नंबर है, तुम्हारा ये टॉपिक है एग्जैक्ट, ठीक है। किस चीज की चर्चा हो रही है यहां पर? वो कह रहा है इंटरैक्टिव मोड ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसका पार्ट है? प्रोसेस स्टेप का पार्ट है। ये स्टेप्स हो गए, ठीक है भाई सब। साइंटिफिक मेथड जो आप रिसर्च में पढ़ते हैं, ठीक है जी, उसकी मुख्य विशेषताएं आपको पहचाननी है। 1 2 3 4 5 विशेषताएं कम से कम बताइए। साइंटिफिक मेथड, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाएगा। डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड सैंपलिंग प्रोसीजर, सेलेक्टिंग ए सैंपल, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। साइंटिफिक मेथड एंड रिसर्च मैथोडोलॉजी। उसने आपसे पूछा साइंटिफिक मेथड, ठीक है जी। हाइपोथेसिस मतलब टेंटेटिव सॉल्यूशन, ठीक। कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग डेटा शामिल है इसमें। फिक्सिंग द फ्रेमवर्क फॉर डेटा एनालिसिस, फॉर्मुलेटिंग कंक्लूजन एंड वेरिफिकेशन। ADEGH, ADEGH। बहुत बढ़िया भाई, बड़ी जल्दी कर लिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। दीपिका तबीयत ठीक है अब तेरी? एक स्कूल टीचर है, प्लान करता है एक रिसर्च स्टडी टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ एस्पिरेशन। ध्यान रखो, पहला वेरिएबल क्या आया? लेवल ऑफ एस्पिरेशन, और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस of a student parents. Now what type of research design will be appropriate for this study? किस तरीके की रिसर्च डिजाइन इस स्टडी के लिए चाहिए, बताइए। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च। क्या बोल रहे हैं आप? नॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल।
अच्छा, अब मैं आपको एक यहां पर थोड़ी सी एक चीज समझाना चाहूंगा, ठीक है? क्या कि ऐसे सवाल कई बार और ज्यादा भ्रमित करने के लिए ऐसे वेरिएबल्स डाल के आपसे पूछा जाएगा। यहां तो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव लिख दिया, हो सकता है वो आपको सर्वे भी देता और आपको देता वो कौन सी होती है, एक्स पोस्ट फैक्टो। ये दोनों ऑप्शन किसी भी सवाल में आने से वो सवाल बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। अगर मुझे बनाना होता तो मैं इसमें ये दोनों दे करके छोड़ देता और आप लोग सर्वे पे टिक कर देते। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, अगर ये दोनों ऑप्शन आपको दिखते हैं और मिलेंगे, आप ये देखो कौन सा वेरिएबल ऐसा है कि जिसमें आप बिल्कुल परिवर्तन कर ही नहीं सकते। अब समझ में आ रही चीज? चलो नेक्स्ट पे चलें। In randomly constituted two groups, experimental and control, a researcher obtains the following results after using a parametric test. देखो भाई, न्यूमेरिकल है। On the basis of this evidence, which decision in respect to substantiative research hypothesis and null hypothesis will be justified? T की वैल्यू 3 दे रखी है, मैं तो यहीं से सवाल कर दूंगा। T की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, ठीक है जी। T की वैल्यू 3 और N है आपका कितना, 300। हाँ, सर्वे भी डिस्क्रिप्टिव में आता है, आपका एक्स पोस्ट फैक्टो भी डिस्क्रिप्टिव में आता है, कोरिलेशनल स्टडी भी डिस्क्रिप्टिव में आती है, ट्रेंड स्टडी भी, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल भी डिस्क्रिप्टिव में आती है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन ये है कि वो डेवलपमेंट में भी आती है, ठीक। सबसे पहली चीज तो आप ये देखो, इसमें आपकी ये काम करेगी कि चलिए एक एक स्टेप लेकर के चलते हैं। टू ग्रुप्स, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल रिसर्च। पहले तो मुझे ये मत बताओ, अभी इसके उत्तर पे मत आओ, ठीक। पहले मुझे ये बताओ आप कि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। जो चीज मुझे आपसे जाननी है वो बताइए, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, बताओ। फिर मैं ये सवाल एक्सप्लेन करूंगा क्रिटिकल रीजन क्या है। एक 300 है, 2 समूह है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दो। पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, 2 होगी? अब देखो, कर रहे हो ना कुटाई खाने का काम। 2 समूह है, एन है आपका 300, इनमें से 1 माइनस करेंगे या नंबर ऑफ ग्रुप्स माइनस करते हैं? अगर देखो सुनो ध्यान से, कंट्रोल ग्रुप में 80 बालक हैं तुम्हारे पास, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 80 बालक है तुम्हारे पास, टोटल तुम्हारे पास में 160 बालक हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 158 होती है, यहां 298 होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इस सवाल को एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जरा। सबसे पहले तो आपको अभी भी आज भी आपको कंफ्यूजन है कि कैलकुलेटेड वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू कौन सी ज्यादा होगी, तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। तुमसे पूछ लूं अभी, फिर गलत करने लग जाओगे। चलिए समझिए, सबसे पहली चीज जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट कर लो, ठीक है जी। इफ द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द टी, मतलब जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है आपके टी की, ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू है, ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू है, मतलब जो टेबल में दे रखी है उस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, आप रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है जी। अगर स्पेसिफिक वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी कम है फ्रॉम द टेबल वैल्यू, आप फेल हो जाते हैं रिजेक्ट करने में, मतलब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब यहां से सबसे एक और सवाल यह बनता है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन में टाइप 1 एरर हो सकती है, कौन सी सिचुएशन में टाइप 2 एरर हो सकती है। तैयार रहिएगा उसके लिए। यदि टी का मान, विशिष्ट मान, ठीक है, टी का जो आपने गणना करी है वो मान
क्रांतिक मान से या जो टेबल वैल्यू है उससे अधिक है तो जो आपकी परिकल्पना है उसको आप अस्वीकार करेंगे, और यदि टी का जो विशिष्ट मान है जो आपने कैलकुलेटेड किया है वो क्रांतिक मान से कम है तो आप अपनी नल हाइपोथेसिस को स्वीकार करते हैं। ठीक है जी। अब इस सवाल में देखो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, गिवन वैल्यू टी की कितनी है 3, एन कितना है, ठीक। मतलब अगर आप इसको 0.05 पर भी चेक करेंगे क्रिटिकल रीजन इसका बनेगा एक तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बीच में जो वैल्यू आएगी वो होगी 1.986। देख लेना टेबल में क्या मतलब हुआ, कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा, क्रिटिकल इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, तो जो आपकी टी वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन है, तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे H0 को या एक्सेप्ट करेंगे H1 को। ठीक है जी। आंसर क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। चलिए नेक्स्ट पर आइए। रिसर्चर गिव्स 2 टेस्ट, वन इन इंग्लिश लैंग्वेज अनदर इन मैथमेटिक्स। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसने निकाल लिया, बहुत बढ़िया। एन की वैल्यू है 100। कहां पूछ रही है जी अब, कर्व फॉर 2 डायमेंशन डिस्ट्रीब्यूशंस ओवरलैपिंग, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर बिलो द मीन ऑफ दोज इन मैथमेटिक्स। ये सवाल हम एनपीसी से करेंगे, एनपीसी की अंडरस्टैंडिंग से करेंगे। ओवरलैपिंग बताया जा रहा है तो मैं पहले कैलकुलेशन से बताऊं, ग्राफ से बताओ पेपर में ग्राफ की समझ से कर लोगे, बहुत आसान रहेगा। पहले देखो सवाल देखो जी, 2 एनपीसी बना लो, वो कह रहा है ना ओवरलैपिंग। ठीक है जी। सवाल देखो, पहले सवाल आपसे क्या कह रहा है, assuming the curve for 2 distributions overlapping, how many students in English language are below the mean of those in mathematics। या तो आप इसको Z स्कोर से करो या तो इसको आप Z स्कोर से करो, और Z स्कोर से नहीं करना है तो फिर आप इसको करो ग्राफ से। ठीक है जी। एक की कितनी है, एक का 50 है और एक का 60 है जी, और यूं है जी 10 और 12, तो 50 तो मैं यहां ले लूं और 60 मैं यहां ले लूं। ठीक। और पूछी क्या है उसने पूछी है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर बिलो द मीन ऑफ दोज इन मैथमेटिक्स। भाई इससे इधर के तो बेटा देखो 50% तो यहां हो गए, और ये यहां से यहां के ओवरलैप हो रहे हैं, 34% हुए 50 और 34 कितने हो गए 80, 50 और 34 84 हो गए, 84। क्लियर है। अगला क्वेश्चन लें। सवाल क्या है, अ टीचर रिसर्चर हैज obtained डेटा फ्रॉम ए क्वेश्चनेयर used for teachers and head teachers in the form of contingency table 3x3 for anxiety and awareness level। भाई कंटिंजेंसी टेबल, ठीक है, कंटिंजेंसी टेबल चाहे 2x2 की हो चाहे 3x3 की हो, ध्यान रखना कंटिंजेंसी टेबल हमेशा उसमें 2 चीजें बड़ी वो हैं विशेष। कंटिंजेंसी टेबल जब हम बनाते हैं तो हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज लेकर के बनाते हैं बेटा। ठीक है। अब आप मुझे बताओ 2x2 कंटिंजेंसी टेबल या काई स्क्वायर टेस्ट हो, एक ही तो चीज है। 3x3 कंटिंजेंसी हो या काई स्क्वायर टेस्ट लगाएं, एक ही तो चीज है। ठीक है, तो बताओ आंसर क्या होगा। हाँ, काई स्क्वायर होगा, काई वर्ग परीक्षण। ठीक है बेटे। यहां से आगे ये वाला हम फॉलो करेंगे मंडे को। कल मैं तुम्हारा टीचर एजुकेशन का
लूंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो रिवीजन कर लें, तो मैं कई दिन पहले से बता रखा है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।